नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स या बिंदु सीखेंगे जो किसी भी भाषा की व्याकरण या उस भाषा को जानने से पहले हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना, अर्थात अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना भाषा कहलाता है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं और लिखित रूप से भी कर सकते हैं। इस तरह से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो आज मैं इन मुख्य पॉइंट्स को 20 पॉइंट्स में आज हम पढ़ेंगे। मैं मुख्य पॉइंट्स बोर्ड पर लिख रही हूँ। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। पहला है कि भाषा शब्द भाष धातु से बना है। संस्कृत की धातु है, भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना भाषा कहलाता है। और भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मुख्य रूप से दो भेद हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति करना मौखिक कहलाता है और लिखकर अपने विचार प्रकट करना लिखित कहलाता है। हम संकेत से भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं, लेकिन वो मुख्य बिंदु नहीं है। इसलिए जब हमसे प्रश्न पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप हैं, तो हमारा उत्तर होगा 2 हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। मैं इस समय आपके सामने बोल रही हूँ तो ये है मौखिक रूप। जब मैं लिख रही हूँ तो वो है लिखित रूप। उसके बाद हम आते हैं कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था, क्योंकि आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। यानी राजकाज की भाषा है ये। हमारे कार्य, सरकारी कार्य हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश के साथ साथ। और इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि भाषा, हमने पता लग गया मौखिक है और लिखित है। जब हम लिखेंगे तो लिखते समय कोई वाक्य हम गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं, उसका ज्ञान कैसे हो? उसका ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका है, किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि का अर्थ है लिखना या लीपना। हर भाषा की अपनी एक लिपि है, लिखने का स्टाइल है, तरीका है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो हिंदी भाषा की लिपि, आपसे कोई पूछे क्या है हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी है। संस्कृत भाषा की भी लिपि यही है। नेपाली भाषा की भी लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि और जर्मन भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है,
अर्थात हर भाषा की लिपि अलग होती है। जैसे मैं पंजाबी भाषा की लिपि से आपको उदाहरण देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, ये लिखा। हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे, मैंने म लिखा, लेकिन गुरुमुखी लिपि के हिसाब से ये स है। लिखना वैसे ही है, लेकिन पंजाबी वाले इसको कहेंगे, गुरुमुखी लिपि वाले कहेंगे ये स है, और देवनागरी लिपि वाले इसको म पढ़ेंगे। तो लिपि के बारे में हमको समझ में आ गया। उसके बाद हम करते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमने जो सेंटेंस लिखा है, ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी भाषा, वो शुद्ध है या गलत है। तो उसके लिए बना है व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं? वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें शुद्ध लिखने और पढ़ने का ज्ञान हो। वह किताब, वह शास्त्र, वह ग्रंथ व्याकरण कहलाता है। यानी वो नियम जिसे ये पता लगे कि सही है हम या गलत हैं, वो नियम व्याकरण कहलाता है, वो ग्रंथ। जैसे मैं महिला हूं, जैसे मैं कहती हूं मैं बाहर जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो व्याकरण कहेगा नहीं, आप स्त्रीलिंग शब्द हैं, आप स्त्री हैं, तो आप जा रही हूं, पढ़ा रही हूं, तो ये प्रयोग करना है। तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। ये हो गया। उसके बाद हम कहेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। अब कोई भी भाषा सीखने से पहले सबसे पहले हमें उसके लेटर्स पता होने चाहिए, वर्ण पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप है वर्ण। वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सारे स्वर और सारे व्यंजन जिनके नीचे हलंत होता है वो वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन मिलाकर वर्णों की माला वर्णमाला बनती है। हिंदी में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अब आते हैं शब्द पे। शब्द किसे कहते हैं? 2 या अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, मीनिंगफुल होना चाहिए वो, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या उससे अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण है र प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये वर्णों को मैंने मिला दिया, बन गया राम। मान लो मैं कहती हूं क प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस व प्लस अ, तो ये बनेगा कतब। वर्णों का मेल तो है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के हमारे फिर अलग अलग रूप हैं, भेद होते हैं। कैसे? सबसे पहले हम बताते हैं कि बनावट के आधार पर, शब्दों की बनावट के आधार पर शब्दों के भेद करती हूं। शब्दों को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के या शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्या मतलब है इनका? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो सरल शब्द है, बिल्कुल सिंपल शब्द है, यानी सिंगल है वो अपने आप में, और उसका एक निश्चित अर्थ है। मान लो मैंने लिखा घर,
घर शब्द लिखते ही आपके दिमाग में एक बिल्डिंग जाएगी कि हाँ ये घर होता है। मान लो मैंने लिखा पुस्तक, आपके दिमाग में एक किताब की छवि उभर आएगी। तो साधारण शब्द, सिंपल शब्द जो सिंगल है यानी उसमें योग नहीं है और कोई अर्थ बता रहा है, वो होते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा नाम है यौगिक। योग शब्द का अर्थ ही होता है प्लस, जोड़। यानी जैसे मैंने लिखा है पुस्तक, अब इसी के साथ मैंने बना दिया पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय, दो शब्दों का योग है यहाँ। एक है पुस्तक और एक आलय, पुस्तकालय। यानी दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बन गया, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। गंगा जल, गंगा और जल समस्त पद टाइप के। तीसरे हैं योग रूढ़। इसमें इन दोनों शब्दों का मिक्सचर है, योग भी है और रूढ़ भी है। अर्थात दो शब्दों का योग तो है लेकिन वो किसी स्पेशल अर्थ में फिक्स हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है पैदा होना। पंकज का अर्थ कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। होना क्या चाहिए था कि पंख में जो उत्पन्न होता है, पंख में कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, कमल तो बनी गया, मछलियां वगैरह कुछ भी जीव पैदा हो सकते थे, लेकिन हम पंकज शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जाता है कमल। इसी तरह मान लो हम कहें दशरथ, दो शब्द हैं, एक दश है एक रथ है, यौगिक है, लेकिन इसका अर्थ है कि 10 रथ हैं जिसके पास। नहीं, हम क्या सोचते हैं, दशरथ का मतलब राम के पिता दशरथ। अर्थात यौगिक होने के साथ साथ ये रूढ़ हो गया है, ये कहलाता है योग रूढ़ शब्द। अब है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सभी क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है ये सब जानना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज। देशी या विदेशी भी बोलते हैं इनको, और विदेशज शब्द। क्या मतलब है इसका कि उत्पत्ति के आधार पर? हम जानते हैं हमारी हिंदी में जगह जगह से शब्द मिक्स हो गए हैं। जैसे जैसे यहाँ पर दूसरों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का, कभी मुगल का, तो उनसे हमने शब्द ग्रहण कर लिए हैं। और मूल शब्द है हमारे संस्कृत के, संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। तो जो शब्द संस्कृत के शब्द एज इट इज विदाउट एनी चेंज हमारी हिंदी में आ गए हैं, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। सम, तत्सम, उसके समान। जैसे अश्रु, आंसू, अक्षी, आंख, इस तरह से कोई भी संस्कृत के शब्द हम इनको लिख सकते हैं। अर्ध, आधा, दश, 10, पंच, 5, चंद्र, संस्कृत शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन्हीं से बिगड़कर जो हिंदी में बन गए हैं वो तद्भव है। अश्रु का बन गया आंसू, अक्षी बन गई आंख, अर्ध बन गया आधा, दश हो गया सदश और चंद्र हो गया चांद। ये तत्सम, तद्भव। और देशज यानी अपने देश के लोकल भाषाओं से शब्द, जैसे लोटा, पगड़ी, यानी जिन शब्दों का हमें पता नहीं लगे कि कहाँ से आए हैं वो शब्द हैं देशज शब्द। और विदेशज इंग्लिश के सारे शब्द, जैसे हाफ पैंट, हाफ शर्ट, स्कूल, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही हिंदी के ही शब्द हों, हैं ये विदेशी शब्द। और उर्दू फारसी के शब्द, जैसे मान लो रोज, हर रोज, ज जिनके नीचे बिंदी है, इनकार, इकरार, ऐसे ऐसे शब्द उर्दू के और अंग्रेजी भाषा के शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर
शब्दों के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो? पूरी ग्रामर इसमें आ जाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और अंतिम है विस्मयादि बोधक। पूरी व्याकरण इन 8 टॉपिक्स के आधार पर हमारी चलती है। अगली क्लास में इन टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीखेंगे। धन्यवाद।